ऑलरेडी। कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आपकी आएंगी इस सेकंड टर्म के सिलेबस में डिटेल में। ऑनर्स फंड्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये 6 कंसेप्ट्स आएंगे, जिसमें से हमने रिटेन्ड अर्निंग डिटेल में लास्ट क्लास में किया। और इसके अलावा बोरोड फंड का कंसेप्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, बोरोड फंड्स क्या होते हैं। और इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हैं डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। तो ये चीज़ें आपकी इन डिफरेंट जो हैं सोर्सेज में से आपकी डिटेल में आएंगी, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिटेल में कर चुके हैं जो है ऑनर्स फंड्स में से। और पब्लिक डिपॉजिट्स बोरोड फंड्स में से, क्योंकि बुक में आपकी सीक्वेंस में है तो मैं सीक्वेंस से, बुक की सीक्वेंस से करवा रही हूँ। तो बुक में आपके देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी हो चुका है, पब्लिक डिपॉजिट्स भी मैंने करवाया था, ट्रेड क्रेडिट मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, पब्लिक डिपॉजिट हम आज करेंगे क्लास में। लीज फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग टॉपिक भी आपका उस बुक में सिलेबस जो है एनसीईआरटी की बुक में है, तो वो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए उसका कि ये होते क्या हैं, और ये भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लेकिन वो डिटेल में आपके पेपर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको डिटेल में करने की बजाय मैंने आपको बताया दिया था कि ये होते क्या हैं। ऐसे ही इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं बुक में जो आपके डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता दूंगी कि ये क्या होता है, लेकिन डिटेल में आपने इन सब टॉपिक्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करने हैं, ये क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको और विद एग्जांपल आपको ये करना है। तो हम ऑलरेडी इसमें से रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रिटेन्ड अर्निंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, तो इसको आप कर लेना डिटेल में। और साथ में हम पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी बेटा। अभी आपने क्या बोला था कि क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? बेटा सिलेबस में नहीं है हम ये नहीं कहेंगे, बस ये है कि उसके बारे में डिटेल में आपको नहीं आएगा। जैसे कि अभी इसमें एक तो लीज फाइनेंसिंग मैंने कल करवाया था आपको, कल की परसों की क्लास में बताया था, जो लास्ट क्लास थी। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है कि हम जो चीज़ें रेंट पर लेकर काम करते हैं उसको लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, समझा दी थी कि क्या होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने आपको फैक्टरिंग भी बता दी थी क्या होती है, कि हम अपने जो डेटर्स हैं उनको सेल आउट कर देते हैं, उनसे कलेक्शन का राइट किसी और फाइनेंसिंग कंपनी को भेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। तो वो भी मैंने आपको बता दी थी, समझा दिया था कि क्या होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है। आपके सिलेबस में ये जो आपको सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं इनको आपने डिटेल में करना है विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और कंसेप्ट। और जितने भी कंसेप्ट आपको करने हैं विद एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स देकर आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो हम रिटेन्ड अर्निंग पिछली क्लास में डिटेल में कर चुके हैं। ट्रेड क्रेडिट भी हमने लास्ट क्लास में किया था। बेटा बता सकता है कोई ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? हाँ जी बच्चे, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं बेटा बता सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में ट्रेड क्रेडिट डिटेल में करवाया था मैम, बच्चा। जो गुड्स एंड सर्विसेज के बैंक और अरेंजमेंट करता है वो होता है ट्रेड क्रेडिट। बेटा अरेंजमेंट करना नहीं, हम अपने सप्लायर से जो क्रेडिट पर सामान लेते हैं, उधार सामान लेते हैं, उसको ट्रेड क्रेडिट, यानी जो हमें क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने सामान के बदले में पैसे देने, वो हमारे ट्रेड क्रेडिट के थ्रू आया हुआ के थ्रू फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। जब हम अपना स्टॉक या रॉ मटेरियल क्रेडिट पर लेते हैं उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में मैं डिटेल में आपको जो है पब्लिक डिपॉजिट्स करवाऊंगी। हाँ जी, लीज फाइनेंसिंग देखिए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। आज हम करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी आपको डिटेल में करना है बेटा। देखो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हम बैंक्स में एफडी करवाते हैं। बेटा आपको पता है फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी? यस मैम। क्या होती है बेटा एफडी? मैम, हम इसको बैंक में मतलब एक
एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक हमें और उसके मैम एक ऊपर फिक्स टाइम जब खत्म हो जाता है तो वो पैसा हमें मिल जाता है। हाँ जी मिल जाता है, और बदले में बैंक हमें एक हायर रेट से फाइनेंस करता है। ठीक है। अब बैंक उस पैसे का क्या करता होगा? मैम इन्वेस्ट करता है, हाँ, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है या किसी दूसरे कस्टमर को लोन देता हाँ है। लोन देता है। वो पैसा बैंक आगे लोन पर दे देता है और बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है और हम लोगों को इंटरेस्ट देता है हायर रेट पर। वहाँ से इंटरेस्ट लेता है हायर रेट पर और हमें कंपैरेटिवली लोअर रेट पर हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे आगे उसने लोन दिया मान लो 15% पर एनम पर, लेकिन हमें एफडी पर वो इंटरेस्ट दे रहा है 6% पर एनम। तो बीच में उसने अपना मार्जिन लिया प्रॉफिट का। ठीक है। अब यही काम जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से कर सकती हैं। यानी बैंक को जो मीडिएटर है उसको बीच में से हटाकर जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं जिनकी अच्छी क्रेडिट रेपुटेशन होती है। क्रेडिट रेपुटेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है। क्रेडिट रेपुटेशन या मैम जो क्रेडिट टाइम पे क्रेडिट कार्ड देता है। हाँ जी रेपुटेशन बेटा, क्रेडिट रेपुटेशन या क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि जब कंपनी की किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है, उसके पास एसेट्स अपनी जो है कैपिटल से खरीदी हुई एसेट्स ज़्यादा होती हैं, यानी जिसके ऊपर लोन बहुत कम होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं, और जिसका पास में प्रॉफिट अर्निंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है, और जिसका पिछले टाइम पर अगर उसने जो लोन लिए थे उनको टाइम पर पे करने का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हैं ना, आजकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि किस कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं की, कोई पेमेंट टाइम पर सब कर रही है, तो उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, स्कोर मिलता है, क्रेडिट स्कोर मिलता है। और जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना वो व्यक्ति या कंपनी क्रेडिट वर्दी मानी जाती है। बेटा ये चीज़ें आपको लाइफ में भी काम आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें हैं, तो इनको समझ कर चलो कि क्रेडिट वर्दी व्यक्ति कौन होता है। क्रेडिट वर्दी कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल वो होता है जो टाइम पर अपनी सारी पेमेंट्स को, अपने लोन्स को चुकाता रहता है, जिसके पास जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, यानी कि जिसके पास एसेट्स सफिशेंट एसेट्स होती हैं टू सिक्योर देयर लोन्स, जिसने टाइम पर अपने पेमेंट्स कर दिए हों, और जिसने प्रॉफिट जिसका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो। ठीक है, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब जिसको रेगुलरली एक मतलब उसकी जो अर्निंग्स है उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा ना होती हों। तो उसको जो आजकल जो कंपनीज़ हैं, स्पेशल कंपनीज़ बनाई गई हैं, क्रिसिल वगैरह आपको नाम आगे चैप्टर में आएगा भी, उन कंपनीज़ ने उसको अच्छी क्रेडिट रेटिंग दी होती है। आजकल सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, डिजिटाइज्ड हो गई हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कोई डिफ़ॉल्ट करता है, लोन ले लिया, टाइम पर लोन नहीं चुकाया, या लोन चुकाने में उसने पे आउट करने में उसने जो है डिले कर दिया है, तो ऐसे में उसका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है और वो व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही कम होती जाती है। और जब क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है किसी भी बिजनेस की या किसी व्यक्ति की, तो उसको आगे लोन्स वगैरह लेने में मतलब किसी भी तरह से बोरो करने में प्रॉब्लम आती है। एक मैंने आपको सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का कंसेप्ट बताया था बेटा। बेटा आप सुनते नहीं हो ध्यान से। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें हमने अपने लोन के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है। ठीक है, या हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को, अपना कोई भी सामान किसी को देकर जब बदले में हम लोन लेते हैं तो हम सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं उसको। तो ऐसे में लोन देने वाले व्यक्ति को थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है। आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है। तो हम मुथूट फाइनेंस को अपना गोल्ड देकर आते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेज करना, और बदले में हम उनसे पैसे ले आते हैं, लोन ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुथूट फाइनेंस से हमने सिक्योर्ड लोन लिया है, और मुथूट फाइनेंस को हमें लोन देने में कोई रिस्क नहीं है। अगर हम अपना लोन टाइम पर नहीं चुकाते, पे आउट नहीं करते, तो मुथूट फाइनेंस उस हमारे गोल्ड को अपने पास रख सकता है। तो जो काम पहले और अनऑर्गेनाइज्ड होता था, पहले जो है साहूकार वगैरह का अगर आपने सुना हो तो रखते थे। अब आजकल उसको जितना भी मतलब लोन देने का सिस्टम है उसे ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है। और कुछ लोन्स होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स,
अनसिक्योर्ड लोन्स में हम लोग केवल अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर ही हमें लोन मिल जाता है, और हम जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है सिक्योर वो नहीं करते। ठीक है, तो उसमें हमारा जो लोन है वो हमें केवल हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर मिल जाता है। ठीक है, पर्सनल लोन्स अगर आपने सुना होगा, तो पर्सनल लोन्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। लेकिन हम हाउसिंग लोन लेते हैं या हम कोई लोन अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लेते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। समझ रहे हैं बेटा? तो पब्लिक यस मैम। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट एक बोरोड फंड है विच इज़ अवेलेबल टू वेरी हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनीज ओनली। ठीक है, जो बहुत हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है, वो इस लोन को पब्लिक से डायरेक्टली ले लेती हैं एज फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये एक अनसिक्योर्ड लोन है क्योंकि पब्लिक को बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, केवल पब्लिक भी कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस देखकर जो है कंपनीज को पब्लिक डिपॉजिट्स कलेक्ट करने का राइट मिलता है, मतलब राइट कहेंगे या कहें परमिशन मिलती है, और उसके बेस पर पब्लिक से डायरेक्टली पैसा ले लिया जाता है। अब इसमें पब्लिक को क्या बेनिफिट है? पब्लिक को यहाँ पर रिस्क बढ़ गया। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हाई रिस्क हाई गेन। तो पब्लिक का रिस्क बढ़ जाता है इसमें कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने पैसे बैंक को देकर और बैंक के थ्रू कंपनी को देने की बजाय क्या है, डायरेक्टली कंपनी को पैसे एज फिक्स डिपॉजिट दे देती है। बीच में से बैंक्स का रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो, द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, हमने उसने डायरेक्टली पब्लिक से पैसे ले लिए एज फिक्स डिपॉजिट, तो वो एक तरह से बोरो कर लिया उसने पब्लिक से, यानी कि कंपनी ने बैंक के थ्रू लेने की बजाय पब्लिक से डायरेक्टली ले लिया। अब इसमें देखो, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर। ठीक है, वो यूजुअली हायर होते हैं देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जैसे हम बैंक में जाकर एफडी खुलवाते हैं ना, तो ऐसे जो अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने अगर पब्लिक डिपॉजिट की स्कीम स्टार्ट की है तो हम वहाँ पर भी अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशूज अ डिपॉजिट रिसीप्ट। जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, बैंक हमें एक, आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी होने लगा है, नहीं तो अगर हम बैंक में जाकर एफडी खुलवा कर आते हैं तो बैंक हमें एक सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट को हम रिसीप्ट कहते हैं, एफडी रिसीप्ट। तभी तो हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने आपके बैंक में एफडी करवाई है, और वो कागज़ जाकर हम बैंक को दे देते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंपनी भी इनको एक डिपॉजिट रिसीप्ट इशू करती है। डिपॉजिट रिसीप्ट क्या होती है बेटा? कि हाँ, हमने आपसे पैसा लिया है। और पब्लिक डिपॉजिट्स कैन टेक वो केयर ऑफ, यानी ज़्यादातर मीडियम टर्म लोन्स के लिए भी ये यूज़फुल होता है, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए भी कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो भी वो इसका यूज़ कर सकती है। ठीक है, डिपॉजिट्स आर, ये देखो, अब आपको जैसे मैंने बताया ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है फॉर बोथ द। हालांकि रिस्क उसका बढ़ जाता है, लेकिन चलो अगर उसको थोड़ा सा हायर, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है हाल, क्योंकि इसको भी आरबीआई देखता है कि आरबीआई की इस मतलब क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर ही परमिशन मिलती है, हर कोई व्यक्ति इसको इशू नहीं कर सकता। तो जो डिपॉजिटर है यानी पब्लिक जो है उसको बेनिफिशियल है क्योंकि उसे बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल है क्यों? क्योंकि इसको बैंक से अगर ये लोन लेती तो कंपेरेटिवली हायर रेट देना पड़ता, यहाँ पर ये बीच का एक रेट समझ लो डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लो हम अपना एफडीआर बैंक में खोलते हैं, हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज, आजकल जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, और अगर कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है तो मान लो उसको 12% पर एनम पर लोन मिलना होता, तो ये क्या करेंगे, बीच का कोई रेट दे देंगे, जैसे 7% का, 8% का। तो हमारा जो है दोनों को बेनिफिट हो जाता है, एक को थोड़ा ज़्यादा मिलने लगता है, एक को कम मिलने लगता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं इससे दूसरा फ़ायदा क्या है कि एक तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा हमें, और दूसरी तरफ जो है ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द कंपनी इज़ लेस देन, जो है कंपनी को जो है
जब बैंक से लोन लेती है तो उसको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा देना पड़ता है, वो कम हो जाता है। ये ज़्यादातर ये कह रहे हैं फॉर अ पीरियड अप टू 3 ईयर्स, हालांकि इसको हम कम पीरियड के लिए भी इशू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अप टू 3 ईयर्स इशू किए जाते हैं। और देखो ये जो है रेगुलेटेड बाय, ये मैंने बताया ना आपको कि ये जो है पब्लिक डिपॉजिट, ये नहीं है कि किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी का मन कर रहा है वो इशू कर लेगी, नहीं, इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक, तो उसी तरह से इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। और ये देखता है कि कोई भी कंपनी ये ना हो कि सिर्फ इस वजह से इशू करके जो है पब्लिक को चीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी मतलब अच्छी कंपनीज ही इसको इशू कर सकती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडेंस में, रेगुलेशंस में ये होता है। अब हम इसकी अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट क्या है इसका, पहला कि डिपॉजिट जो है सिंपल है, ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल, प्रोसीजर जो है सिंपल है। और सिंपल क्यों है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बैंकों के अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाने, बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो नहीं देने पड़ते। कंपनी एक बार उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो जाए और उसको आरबीआई से अप्रूवल मिल जाए तो वो ले सकती है, और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर वो कंपनी अपनी मर्जी से जो है इसको इशू करती है, तो वो अपनी मर्जी से उस पैसे को यूज़ भी कर सकती है। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो ये सिंपल है और इसमें रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है, और ये जनरली लोअर कॉस्ट पर हमें पब्लिक से पैसा मिल जाता है। फिर ये बताया मैंने आपको, ये अनसिक्योर्ड है ना, अनसिक्योर्ड मैंने आपको बताया था कि इससे जो है डू नॉट यूजुअली क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट, कि इसमें कोई हम जब अपनी एसेट गिरवी रख देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, तो हमारे पास से वो एसेट या तो फिजिकली चली जाती है, जैसे मैंने मुथूट फाइनेंस के केस में बताया कि हमारे पास से गोल्ड चला जाएगा और हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया तो हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ चले जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ तो करते रहते हैं लेकिन हम उसमें उसको सेल आउट नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि इससे क्या होता है कि हमारी उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख कर लोन लेते हैं तो उसको कहते हैं एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना। लेकिन इसमें पब्लिक डिपॉजिट में कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। समझ रहे बेटा, ये एक अनसिक्योर्ड जो है लोन होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब, अनसिक्योर्ड मतलब बेटा मैंने बताया था आपको, अनसिक्योर्ड कि हमें हमारा एसेट जो है वो रखवाना नहीं पड़ता गिरवी। हाँ जी, हमें ये सिर्फ किसके बेस पर मिल जाता है, ये वाला जो मेथड हमें किस बेस पर अवेलेबल हो जाता है। क्रेडिट वर्थिनेस। हाँ जी, क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है बताया था मैंने आपको, जो हमारा अच्छा क्रेडिट यस स्कोर। मैम, हाँ कि जिसका रिकॉर्ड होता है कि वो अच्छे मतलब टाइम पे जो उसका क्रेडिट होता है उसको पे कर देता है, टाइम पे अपने सारे जो भी लायबिलिटीज है उनको पे कर देता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो कंपनीज अच्छी होती है ना हर तरीके से, उनकी अर्निंग भी स्मूथ है, टाइम पर पे भी कर रही है, उनके पास अपनी पर्सनल एसेट्स भी हैं, उनको हम हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनी बोलते हैं। देखो नाम मैं आपको लिख रही हूँ यहाँ पर, क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे लिखते हैं हम, बेटा ये भी आपके इस चैप्टर में आगे आएगा, लेकिन ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्रेडिट वर्दी, क्रेडिट वर्दी क्या होती हैं, हाँ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। क्रेडिट वर्दी कंपनीज, चलिए, एज द डिपॉजिटर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूटेड मतलब कि हमें कोई चीज़, हमारा जैसे मान लो हम किसी दूसरे व्यक्ति को साथ में मिलाते हैं तो हमारा कंट्रोल कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं सिर्फ एक जो है हमें केवल पैसा उधार दे रहे हैं, तो उनको हमारी कंपनी में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होता। ये हमारी कंपनी के जो काम हैं या डिसीजंस हैं उसमें कोई एक अपना इंटरफेरेंस नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारा कंट्रोल कंपनी के ऊपर से डाइल्यूट नहीं होता, यानी हमारा कंट्रोल कम नहीं होता, घटता नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए इसमें लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं, कि पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये हर कंपनी के लिए अवेलेबल ही नहीं है। पहली लिमिटेशन क्या है बेटा, कि न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेज, क्योंकि हर कंपनी, मैंने बताया पहले आपको क्या है, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस
जो है शो करनी पड़ती है। पहले आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन बनाना पड़ता है, अच्छा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तभी आपको ये वाला सोर्स अवेलेबल होता है। तो नई कंपनीज़ के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा क्या है कि इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं है कि आपको मतलब क्लियर ये होगा ही कि आपको ये लोन मिल ही जाएगा। हो सकता है पब्लिक आपको रिस्पॉन्ड करे या ना करे, ठीक है। कंपनी के ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको आपने अगर ऑफ़र दिया है तो रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। फिर कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफ़िकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट। अगर मान लो आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तब आपको अदर सोर्सेज की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये इसमें 3 प्रॉब्लम है कि एक तो नई कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, दूसरा पब्लिक का रिस्पांस आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और तीसरा जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो ये सोर्स उतना वायबल नहीं होता, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो सोर्स है वो है कमर्शियल पेपर, ठीक है। ये आपके डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताऊंगी कि ये होते क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक अनसिक्योर्ड लोन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है बेटा। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और जो है ये भी कौन करता है। तो ये भी एक तरह से जो आप आजकल वो पढ़ रहे हो ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होगे उसमें अकाउंट्स में, तो ये समझ लो उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही अच्छी कंपनीज जो हैं वो करती हैं। इंडिया में ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और हाईली रेटेड कॉरपोरेट बोरोवर्स, ये वही बात है कि जो हाईली रेटेड, वही बहुत अच्छी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है, सिर्फ वही इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, और हाँ जी, इसमें देखो ज़्यादातर लोग जो हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए ही सिर्फ ये यूज़ किया जाता है। और इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कॉरपोरेट बॉडीज़, इसमें जो है ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, वही जो है ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन रेजिडेंट एनआरआई एंड ये सब करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो ज़्यादातर 7 दिन से लेकर अप टू 1 ईयर के लिए ये इशू किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कंपनी को जब मान लो पैसा चाहिए होता है, तो वो एक प्रॉमिसरी नोट के रूप में एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है अपनी तरफ से कि मेरे को इस कागज़ के बदले में पैसा दे दिया जाए। और वो कागज़ वो बैंक में ले जाकर रख दे देती है। बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी तरफ से प्रॉमिस करती है कि मैं आपको ये पैसा इतने टाइम बाद वापस कर दूंगा, और उस सिर्फ उस कागज़ के बदले में उनको पेमेंट मिल जाती है। तो बेटा ये देखो, सिर्फ एक कागज़ लिख कर दे दे कोई, और उसके बदले में बैंक उसको लोन दे दे, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये केवल जो बहुत ही रेपुटेड कंपनीज़ हैं वो लोग इसको यूज़ करती हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, कमर्शियल पेपर इसको बोलते हैं, ये एक बैंक जिसके पास ज़्यादा फंड होते हैं, ज़्यादा पैसे अगर आ जाएँ, उनसे लोन उतना ना लिया जाए और उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा हो जाए, तो वो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जो है अच्छी रेपुटेड कंपनीज़ को लोन दे देती हैं। और फिर अगर उसको बाद में अपना लोन, अब कंपनी क्या कहती है, मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगी, तो 3 महीने तक अगर उसको बीच में अपने उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आगे फर्दर बैंक्स को उस कमर्शियल पेपर को बेच देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं। और इस तरह से ये मार्केट में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता रहता है। जैसे आपने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया हो तो आपने देखा होगा उसमें एंडोर्समेंट होती रहती है, तो उसी तरह से इसकी भी एंडोर्समेंट होती रहती है। और लास्ट में जो कंपनी जिसने इसको इशू किया था, वो जब इसकी ड्यू डेट आ जाती है, तब उसके अगेंस्ट जिस व्यक्ति के पास ये कमर्शियल पेपर होता है उसको पेमेंट कर देती हैं। तो ये ज़्यादातर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आपने देखा ना कि जो ये ज़्यादातर इंडिविजुअल्स तो बहुत कम कर पाते हैं इसको, ये 50 लाख, मिनिमम 50 लाख रुपए के लिए कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं। और जो है बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसको कर पाती हैं। तो इसको मैं ज़्यादातर देखो, अच्छा 5 लाख रुपीज़, 5 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ ये किए जाते हैं, छोटा मोटे अमाउंट के लिए नहीं किए जाते, ठीक है। तो अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिटेल में नहीं कर रहे, ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बताया कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में घूमता है।
चलिए, अब जो आपका डिटेल में है ऑनर्स फंड, वो है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अब हम पहले इशू ऑफ शेयर्स के लिए बात करेंगे।